सियासत के दो दिग्गज एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। जी हां, नगर निकाय चुनाव के बहाने दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। बताएंगे दोनों के बीच कहां और कैसे होगा मुकाबला। साथ ही बात होगी बैतूल की सियासत की भी, जहां ओबीसी वोटर्स किसी भी पार्टी का पेंच फंसा सकते हैं। दिखाएंगे आपको छतरपुर का वार्ड 13 क्यों है आज भी पिछड़ा और रीवा की जनता का क्या है मुद्दा। साथ ही दिखाएंगे क्यों 17 करोड़ की योजना पर हो रही है सियासत। तो चलिए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के दो दिग्गज आमने सामने आने की तैयारी में हैं और इसका गवाह बनेगा नगरीय निकाय चुनाव, क्योंकि सबसे अहम भोपाल नगर निगम सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस पार्टी ने भोपाल सीट पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बनाई समिति में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को सबसे ऊपर रखा है। इनके अलावा कांग्रेस विधायक आरिफ अकील, आरिफ मसूद, पीसी शर्मा, नरेश ज्ञानचंदानी, महेंद्र सिंह चौहान समेत कई चेहरे भी समिति में शामिल हैं। कांग्रेस का ये दांव भोपाल नगर निगम सीट को जिताने के लिए खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की भोपाल में अच्छी पकड़ मानी जाती है। दिग्विजय सिंह इस बात का भी ऐलान कर चुके हैं कि राजगढ़ से वोटर लिस्ट में अपना नाम कटवाकर उन्होंने भोपाल से जुड़वा लिया है और भोपाल ही अब उनकी कर्मस्थली होगी। भोपाल के विकास के लिए दिग्विजय सिंह कई बार अपने सुझाव सरकार को दे चुके हैं। ऐसे में भोपाल नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दों से लेकर उम्मीदवार तय करने तक को लेकर बनाई गई कमेटी में दिग्विजय सिंह को रखकर कांग्रेस ने बीजेपी को एक बार फिर चुनौती देने का काम किया है। देखिए, ये जो कमेटियों का हर जगह नगर निगम में गठन किया गया है, वो एक फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें सभी सांसद प्रत्याशियों को सदस्य के रूप में उसमें रखा गया है। निश्चित तौर से दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है और भोपाल से लोकसभा लड़े हुए हैं, तो उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। लेकिन सभी स्थानों पर जो लोकसभा प्रत्याशी थे वो लोग भी सदस्य हैं। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव दिग्विजय सिंह बीजेपी का भगवा चेहरा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लाखों वोटों के अंतर से हार गए थे। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह की पकड़ भोपाल में कम नहीं आकी जा सकती। दिग्विजय सिंह जी हैं, लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनका रोल तो रहेगा। लेकिन वो इम्पैक्ट करेगा नगरीय निकाय चुनाव में, इम्पैक्ट करेगा भाई। दिग्विजय सिंह जी जहाँ भी रहते हैं इम्पैक्ट करता है। नगरीय निकाय चुनाव में उनकी जहाँ भी रहते हैं वो इम्पैक्ट करता है। उनका असर चारों तरफ है, भोपाल में खास तौर पर, और बीजेपी में घबराहट है उनकी वजह से। भोपाल के अंदर उनकी वजह से बीजेपी में घबराहट है। लेकिन दिग्विजय सिंह की राह यहाँ आसान नहीं होगी, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भोपाल सीट पर बीजेपी की तरफ से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। पिछली बार शिवराज समर्थक आलोक शर्मा जीतकर महापौर बने थे और इस बार भी भोपाल नगरीय निकाय चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान की पसंद ही पार्टी का चेहरा होगा। दिग्विजय सिंह को भोपाल की समिति में शामिल करने को लेकर भी बीजेपी ने तंज कसा। उपचुनाव में भी दिग्विजय सिंह की रणनीति फेल साबित हुई है। बची हुई कसर नगरीय निकाय चुनाव में सामने आ जाएगी। दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस के वो संत हैं कि जहाँ जहाँ पैर पड़ेंगे उनके तह तह बंटा धार। मध्य प्रदेश की सरकार अपने बेटे को स्थापित करने के फेर में खा गए, सिंधिया जी को बाहर निकलवा दिया और अब बची खुशी कसर जो है, भोपाल में एक बार वो चुनाव हारी चुके हैं 4 लाख वोट से। एक प्रत्याशी चयन की समिति में और आ गए हैं, जो रही सही कसर है वो कांग्रेस पार्टी की ओर निकाल देंगे। बहरहाल भोपाल के नगरीय निकाय चुनाव के बहाने शिवराज और दिग्विजय अब आमने सामने होंगे। दिग्विजय सिंह भले ही खुलकर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह की रणनीति को कम नहीं आंका जा सकता है। और यही कारण है कि भोपाल सीट को लेकर कांग्रेस का दिग्विजय सिंह पर भरोसा जीतना बीजेपी के लिए चुनौती जरूर साबित हो सकता है। अनुराग श्रीवास्तव,
न्यूज 18 भोपाल। बैतूल में नगर पालिका चुनाव के 78 साल के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुआ है। लेकिन यहां सामान्य सीट होने के बावजूद एक बड़ा पेंच है जो राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती है। नगर पालिका क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की है, जिससे सामान्य वर्ग को मौका मिलने की उम्मीदें काफी कम नजर आ रही हैं, जबकि इस बार दावेदारों की संख्या बेहिसाब है। बैतूल नगर पालिका परिषद बने 78 साल बीत चुके हैं और अब तीसरा मौका है जब यहां अध्यक्ष पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित हुआ है। इससे पहले साल 2002 में मीरा एंथोनी केवल 7 दिन के लिए बैतूल नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी और साल 2004 में हुए चुनाव में सामान्य सीट होने के बावजूद यहां से ओबीसी वर्ग से बीजेपी की पार्वती बाई बारसकर जीती थी। लेकिन इस बार तस्वीर जरा अलग है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षण होने के बावजूद यहाँ सभी वर्गों से दावेदारी है, यानी चुनाव से पहले ही पार्टियों को अंदरूनी कला से जूझना पड़ेगा। इस बार स्थिति भिन्न है क्योंकि इन सालों में सामान्य वर्ग के महिलाओं, सामान्य वर्ग के नेताओं की सक्रियता बढ़ी है, उनकी संख्या बढ़ी है और चूंकि ये महिला सीट हो गई है इसलिए सामान्य वर्ग के कांग्रेस और भाजपा में सक्रिय नेता चाहेंगे कि उनकी पत्नी या उनके परिवार से जुड़ा कोई सदस्य इस चुनाव में आगे आए और उसके उम्मीदवारी मिले। इसलिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है और जब दावेदारों की संख्या बढ़ती है तब उनके दल कांग्रेस हो या भाजपा को उम्मीदवार प्रत्याशी चयन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई तरह के दबाव भी नेताओं पर रहते हैं और कई परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि वे इसे चुने या उसे चुने। इस बार ऐसी ही स्थिति निर्मित होने की संभावना लग रही है। बैतूल नगर पालिका सीट पहले भी कई बार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई, लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने सामान्य के बजाय ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार उतारे, जिसकी एक खास वजह है। बैतूल नगर पालिका क्षेत्र में 83,374 मतदाता हैं, जिनमें आधे से अधिक ओबीसी वर्ग से हैं। ऐसे में राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग की अनदेखी करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। बैतूल की आबादी में सामान्य और ओबीसी की तुलना करें तो ओबीसी वर्ग का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, सामान्य वर्ग से लगभग 5 गुना। और बड़े नेताओं को जिन्हें भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़ना है या अन्य कोई बड़े चुनाव लड़ना है, वे अगर उम्मीदवारों के चयन करने का उन्हें अवसर मिलेगा या वे प्रयास करेंगे तो पहली प्राथमिकता उनकी ओबीसी वर्ग की महिला के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ उन्हें आगे इसमें इसका राजनीतिक लाभ भी चाहिए। अगर वे यहाँ जाति विशेष को, ओबीसी वर्ग की जाति विशेष को अगर अवसर देते हैं चुनाव लड़ने का, तो इसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। बीजेपी और कांग्रेस के सामने अगली चुनौती है किसी आम कार्यकर्ता को मौका दिए जाने की। दोनों दलों से मांग उठ रही है कि रसूखदार परिवारों से बाहर उन लोगों को मौका दिया जाए जो वर्षों से पार्टी के लिए वफादारी से काम कर रहे हैं, जबकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अपनी पत्नियों या परिवार की अन्य महिलाओं को टिकट दिलाने की जुगाड़ में लगे हैं। आरक्षण हुआ है, सामान्य सीट हुई है महिला की। अगर आरक्षित सीट होती है तो उस वर्ग की महिलाओं को अवसर मिलता है, लेकिन सामान्य सीट बहुत, मेरे ख्याल से पहली बार ये सामान्य सीट हुई है और वो भी महिला के लिए। तो सामान्य महिलाएं जो बहुत टैलेंटेड हैं, अपने परिवार में ही रहती हैं, लेकिन उनमें टैलेंट है जिन्हें अवसर नहीं मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में उन महिलाओं को भी अवसर मिलना चाहिए कि वे लोग बाहर आएँ और अपनी इस योग्यता का परिचय दें। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित बैतूल नगर पालिका सीट पर सब कुछ सामान्य रहेगा या फिर पार्टियों का कोई भी गलत कदम उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। ऋषि नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल।
निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों समेत आम जनता भी चुनावी माहौल में है, लेकिन मूलभूत समस्याओं से परेशान रीवा की जनता वोट के जरिए अपनी पसंद का नेता चुनने के इंतजार में है। निकाय चुनाव को लेकर रीवा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद दावेदार भी अब जोर आजमाइश में लग गए हैं। दरअसल जब से महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक रीवा में शहर की सरकार हमेशा से बीजेपी के कब्जे में रही है। ऐसे में बीजेपी जहां अपने सुरक्षित गढ़ को बचाए रखने की कोशिशों में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बुरे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव में इस बार स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे, जिसमें बुनियादी सुविधाओं यानी सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ कंट्री एवं टाउन प्लानिंग और मास्टर प्लान के हिसाब से विकास का मुद्दा अहम रहेगा। नाली है, सड़क है, बिजली है, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है रीवा के अंदर। आज 15 साल से कहीं नाली का निर्माण नहीं हुआ, कहीं सड़क का निर्माण नहीं हुआ। मुझे याद है जहाँ पर मेरा घर है, जो मेरा वार्ड है, 15 साल पहले एक बार जो है नगर निगम ने सड़क बनवाई थी, और वो भी नाली भी नहीं बनवाई थी। सड़क बनवाई और जो साइड में एरिया निकल गया वो उसी को नाली के नाम पर उपयोग किया जाता रहा। उसके बाद आज पूरी सड़कें जो है जमींदोज हैं, फट गई हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं। कहीं कोई न विकास है, न कोई सफाई की व्यवस्था है। इसलिए जनता यदि देगी तो जनता विकास के नाम पर वोट देगी। रीवा चारों तरफ बढ़ रहा है, हर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पर जंगल, सीमेंट का जंगल बन गया है। ना व्यवस्थित सड़कें हैं, पार्क तो आप ये समझिएगा कि पूरे रीवा जिले में 2-3 ही पार्क ही होंगे, इसके अलावा पार्क नहीं है। ये एक सीमेंट का जंगल बन गया है। रोडें नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कह रहा हूँ कि मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित होना चाहिए शहर की तरह विकसित हो, सीमेंट का जंगल ना बने। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी ये शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। सड़कें गड्ढों और धूल से भरी हुई हैं। शहर में जल निकासी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, और तो और इतने बड़े शहर में नाम मात्र के ही पार्क मौजूद हैं। हल्की बारिश में ही शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। भले ही यहाँ के नेता रीवा को महानगर बनाने के सपने दिखा रहे हों, लेकिन सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके हिसाब से ये दूर की कौड़ी ही दिखाई देता है। ऐसे में रीवा शहर में इस बार के मुद्दे केवल बुनियादी सुविधाएं ही रहेंगी। रीवा शहर में जो महानगरों की बात होती है कि महानगर बनाएंगे, एक भी पार्क नहीं है कि पब्लिक कहीं पे भी बैठ के अपना सुकून से सांस ले सके। जो भी पार्क हैं वो रख रखाव, जैसे विवेकानंद पार्क बना था, लोगों को बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये भी खंडहर हो चुका है। ठीक, तीसरी चीज़ है मोहल्लों की सड़क। हमारे मोहल्ले में जो पूरी सड़क मीठे पानी के नाम पे खोद दी गई है, आज चलना मुश्किल है, और कहीं पे मीठा पानी भी नहीं आ रहा है। तीसरी चीज़ है शहर में शौचालय बने ही नहीं हैं। इधर चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय है। कांग्रेस नेता शहर के बुनियादी मुद्दों के साथ साथ नशाखोरी, शहर में व्याप्त भारी गंदगी और धूल से निजात दिलाने के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम में विगत 5 वर्ष से, ये कहा जाए कि 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर रहे, लेकिन विगत 25 वर्षों में भी रीवा का विकास नहीं हो पाया। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, खुदी हुई सड़कें, धूल और धुंध इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रीवा का 70% जनता को दमा और अस्थमा का रोग हो गया है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के शासन काल में हुए विकास के आधार पर ही वो जनता के बीच जाएंगे। उनका कहना है कि रीवा शहर में सीवर लाइन, मीठा जल और मोहल्ले मोहल्ले की सड़कों का निर्माण कार्य इस बात का संकेत है कि यहाँ तेजी से विकास हो रहा है। इसी विकास के मद्देनजर जनता फिर से बीजेपी को चुनेगी। स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर गैस पाइपलाइन तक घर घर पहुंचाने का काम हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो विकास को लेकर ही चुनाव में जाएगी, और एक लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी को जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार भी उसी तरह मिलेगा, और रीवा नगर महानगरों की श्रेणी में खड़ा हो, यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जाहिर है चुनावी मौसम आने वाला है तो दावे होंगे, वादे होंगे, लेकिन इन सबसे अलग जनता विकास की आस लगाए बैठी है। आस का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी।
न्यूज 18 के लिए रीवा से अर्पित पांडे की रिपोर्ट। रायसेन के सिलवानी नगर परिषद में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना पर 17 करोड़ रुपए का खर्च आया है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है नगर में पानी की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए 17 करोड़ का चूना लगाया गया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आरोप लगाना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना स्वीकृति की गई। 17 करोड़ की योजना से नगर को कोई फायदा नहीं हुआ, इससे पानी भी नहीं मिल रहा है और तो और 4 साल में भी ये योजना चालू नहीं हो पाई। खास बात ये भी है कि नगर में पानी की कोई कमी नहीं, पहले से पानी मिल रहा है। उल्टे इस योजना के चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नगर की सड़कें खोद दी गई। जगह जगह जो गड्ढे हुए उससे आने जाने वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये इसका लगभग एस्टीमेट बोले तो 17 करोड़ कुछ लाख के लगभग है, लेकिन इस योजना से अभी तक सिलवानी नगर की जनता को कोई भी किसी भी प्रकार का जिस अपन कहें कि लाभ मिले तो कहीं से कोई लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि 4 साल में ये योजना अभी तक अपने रूप को पूरी तरह क्रियान्वयन में नहीं ला सकी है और इससे जनमानस को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस नर्मदा लाइन योजना के नगर में बिछने से जो सड़कें खोदी गई और सड़कों के द्वारा जो गड्ढे हुए उससे आवागमन में यहाँ की नगर की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के आरोप पर पूर्व नगर अध्यक्ष और बीजेपी नेता ने सफाई दी। कहा कांग्रेस की सोच सिर्फ आरोप लगाना है, इन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया। दुर्गति ये हुई कि जनता के चुने विधायक विरोध करके इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई। सिलवानी की नल जल योजना 99.9% चालू हो चुकी है, इसका टेस्ट भी हो चुका है। कांग्रेस का आरोप लगाना जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस की तो एक सोच है सिर्फ आरोप लगाना, जमीन पर कोई काम नहीं करा। इसका एक दुर्गति ये हुई कि 15 महीने में जनता की चुनी हुई सरकार, जनता ने विरोध नहीं किया, नेताओं ने, चुने हुए विधायक मंत्रियों ने विरोध करके इस्तीफा देकर पार्टी से दूर हुए और आज तो विकास की राह बने हुए हमारे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्ता में आई है। कांग्रेस के आरोप और बीजेपी की सफाई, चुनावी सरगर्मियों के बीच रायसेन में सियासत का मिजाज अगले कुछ दिनों तक यूं ही गर्म रहेगा, लेकिन चुनाव में जनता किस पर भरोसा करेगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देवराज दुबे, न्यूज 18, रायसेन। इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते बात करेंगे छतरपुर की। जी हाँ, छतरपुर में भी नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं शहर के वार्ड नंबर 13 की। ये वार्ड मुस्लिम बाहुल वोटरों का वार्ड है जो आज भी पिछड़ा है। इस वार्ड की प्रमुख समस्याएं हैं पानी, गंदगी और सड़कें। देखिए जरा। छतरपुर नगर पालिका में 20 सालों से लगातार बीजेपी का कब्जा है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर एमपी के पूर्व मंत्री ललिता यादव नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद सरदार प्यारा सिंह और पिछले 2 बार से अर्चना सिंह अध्यक्ष रही हैं। इसी नगर पालिका से जुड़े वार्ड नंबर 13 में कुल 2700 वोटर हैं। अगर बात करें साल 2002 के चुनाव की तो यहां से बीजेपी के राकेश दीक्षित पार्षद बने। 2005 में बीजेपी के रफीक खान जीते थे और 2009 में कांग्रेस से कमल अहमद जीते थे, जबकि 2014 में कांग्रेस से शमा बानो पार्षद बनी। कांग्रेस उम्मीदवार की माने तो सरकार और नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी के होने के बावजूद पिछले 5 साल में विकास किया है। पानी के लिए पाइपलाइन डलवाई है और नालियों का निर्माण करवाया है। गरीब लोगों को पीएम आवास का लाभ भी दिलवाया है। 5 सालों में हमारी पार्टी द्वारा नाली, हैंडपंप, लाइट, सभी आवास का पैसा सभी दिलवाए हुए हम लोग। पाइपलाइन डल गई है, चारों तरफ चालू होना बाकी है अभी। लोगों के आरोप है कि पाइपलाइन डाली हुई है लेकिन पानी नहीं आता है और साफ सफाई भी नहीं होती है बाढ़ में प्रॉपर। साफ सफाई करते तो रहते, जहाँ थोड़ी बहुत है वो भी करवा देंगे। नल क्लियर आने वाली है तो समाधान। हालांकि स्थानीय वोटरों की माने तो कई महीनों तक नालियों की सफाई नहीं होती। कई जगह सड़कें खराब हैं, पाइपलाइन तो डल गई हैं, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई है, जिससे उन्हें दूर दूर से पानी लाना होता है
और गंदगी से भी वार्डवासी खासे परेशान रहते हैं। साफ सफाई नहीं है अपने वार्ड में, पूरे में देखो पानी की समस्या है, सब में बड़ी समस्या तो है पानी की लैंडरी है, जुड़ी है नहीं अभी तक। और उसके बाद देखो अब नाली पूरी भरी धरी, महीनों से सफाई नहीं हुई है। और झाड़ू एक ही झाड़ू का काम है। पार्षद जी से बोला है आपने, क्या बोलते हैं? पार्षद जी को कहा कोई काम ही नहीं है, अभी कहना हम काम ही खत्म होगा। गंदगी लाए जाए, नाली जोन है द्वारे की जहाँ आप बैठे हो जा कभू साफ होत नहीं है। अगर वे आउट है तो वे कल लगत कि की नाली पूरी धरी है तो जा साफ हुए तो फिर ना कि हम साफ करिए। अब बात सफाई पीछे आगे होत नहीं है, पुल भी टूटा हुआ है और वह पुलिया धरी है, सुबह टूटी धरी है 2-3 महीना से। नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट शुरू होते ही वार्ड में स्थानीय लोग अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जल्द ही वोट मांगने लोग उनके पास आएंगे, तब वो बताएंगे कि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे गंदगी का होना और उनकी सबसे बड़ी समस्या है पानी, जो दूर नहीं हुई है। बस उन्हें पूरे 5 साल तक आश्वासन ही मिले हैं। वो गंदगी, खराब सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं, जबकि वार्ड के पूर्व पार्षद का देहांत हो चुका है और अब बीजेपी की ओर से युवा उम्मीदवार सामने आए हैं। उनका कहना है कि वो वार्ड की समस्याओं को प्रमुखता से दूर करेंगे। भाजपा से चुनाव लड़ना चाहेंगे। क्या काम किया है आपके यहाँ पार्षद ने? पार्षद ने आज तक कोई काम नहीं किया। कांग्रेस से वो पार्षद थे, 10 वर्षों से 15 वर्षों से वो पार्षद रहे हैं, न आज तक जनता की समस्या सुनी है। कचरा, नाली, पानी, कोई समस्या नहीं हुई। आवारा पशु, बहुत जनता परेशान है। 10 सालों कोई विकास हुआ नहीं है। पार्टी से वो अलग थे, कांग्रेस की मेंबर थे, भाजपा की नगर पालिका थी, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए मैं भाजपा से लड़ना चाहूँगा। इनकी सत्ता सरकार है, काम होगा। युवा हैं हम, पढ़े लिखे हैं। जाहिर है नगर पालिका में 20 सालों से बीजेपी का राज है। हालांकि शहर में विकास कार्य भी खूब हुए हैं, जहां शुरुआत में सड़कों का जाल बिछाया गया और अब अमृत परियोजना के तहत वार्डों में पाइपलाइन भी बिछ चुकी है। भले ही अभी वो चालू नहीं हुई है, लेकिन अध्यक्षों या वार्ड पार्षद वो साफ सफाई के मामलों में पीछे नजर आते हैं। लोग आज भी गंदगी, पानी की समस्या समेत दूसरे स्थानीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर।